नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन का दूसरा दिन रहा। यहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया। सोनिया गांधी ने आज अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। आज के महाधिवेशन में अभिभाषण के दौरान एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कविता पढ़ी। आइए आपको बताते हैं क्या कविता क्या थी। नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ी हसीन है उनके ज़बान की जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। ये कविता मैं नहीं, महाधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पढ़ी। ये वही कविता है जिसे सदन की कार्यवाही से डिलीट कर दिया गया था। इस कविता को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सैलरी भी काट ली गई थी। बहरहाल आज के महाधिवेशन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने अनोखे अंदाज से 2024 की मेगा तैयारी को लेकर बात करते रहे, साथ ही विपक्षियों पर ताना बाना भी साधते रहे। तो चलिए इसी के साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम धर्म में इस पर विशेष चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। But what gratifies me most could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. नारा होगा और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में लगातार
23 और 24 में हमले की तैयारी को लेकर बीजेपी के ऊपर कैसे हमला करना है और कांग्रेस कैसे आगामी रणनीति को मजबूत करेगी, सबको लेकर महाअधिवेशन में चर्चा जारी। और देखना होगा कि रायपुर के इस महाअधिवेशन के बाद जो एजेंडा कांग्रेस ने बनाया है वो कैसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होगा और कैसे बीजेपी से लड़ाई मजबूत करने में कांग्रेस कामयाब होगी। महाधिवेशन से पहले पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और नाटकीय ढंग से एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार करना, उससे पहले ईडी के छापे और उसके बाद महाअधिवेशन और आज महाअधिवेशन में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का रिटायरमेंट की ओर संकेत, मल्लिकार्जुन खड़गे की कविता और दिग्गज और कद्दावरों के बयान। तो क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद रायपुर अधिवेशन के जरिए 24 और 23 के एजेंडे पर काम कर रही है? क्या इस एजेंडा से कांग्रेस अपने आप को जमीनी स्तर पर बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार कर पाएगी? आज सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। सोनिया गांधी ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक आए उतार चढ़ाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी तब से लेकर आज तक यानी 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी रहा। अब ऐसे में उन्होंने एक बात और भी कही कि जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि है कि वह ये कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता जरूरी है और नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद संवारिया नेता बीजेपी, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुधा जी के पास हम आना चाहेंगे, लेकिन अभी सुधा जी से पहले आनंद संवारिया जी से जवाब ले लेते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं आनंद जी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का और कांग्रेस को मोर्चा संभालने के लिए कह रहे हैं और कांग्रेस मोर्चे पर डटी है और कभी आप पवन खेड़ा को गिरफ्तार करवा रहे हैं और कभी आप ईडी के छापे पड़वा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपसे लड़ाई का मन बना चुकी है। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस मन बना चुकी है, लड़ाई क्या। ये 85th जो सेशन प्लेनरी आज और कल और 3 दिन का है, उसने दिखा दिया कि मन बनाने से काम नहीं चलता। मन तो बना करके ये हार मान चुके हैं। देखिए, खड़गे जी कह रहे हैं नजर नहीं है नजारों के लिए। अरे ये वो आदमी कविता पढ़ रहा है जिसके ऊपर वो कवि ने कहा है तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अभी पिछले हफ्ते खड़गे साहब कह रहे थे कि
सारे अपोजिशन पार्टी मोदी जी के अगेंस्ट हो जाए। उन्होंने हार मान ली कि वो कांग्रेस पार्टी जीतने वाली नहीं है। उसको तो सारे जितने 12-13 डिस्ग्रंटेड पार्टी है सबके सब मिल लें और तब जाके वो कांग्रेस बीजेपी को कोई टक्कर दे सकते हैं, ऐसा वो मान रहे हैं। तो वो अपनी हार मान चुके हैं। आज खड़गे जी कह रहे हैं कि जो हालात नफरत का भारतवर्ष को जो जोड़ने की यात्रा जो थी, नफरत देख रहे थे, लेकिन इनके नेता राहुल गांधी जी तो कह रहे थे मैंने कहीं। ठीक है, मैं आनंद जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद संवारिया जी, 25 साल में जो उन्होंने देखा है, तो मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने पारी भारत तोड़ने के लिए पारी शुरू की थी और अब जो है भारत जोड़ों के साथ पारी खत्म कर दी। भारत ना इनके करने से उस वक्त टूटा और ना भारत अब कभी टूटेगा। अब खड़गे साहब कह रहे थे कि आज के लेक्चर के बीच में कि भारतवर्ष एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। खड़गे साहब, ये जनता जानती है, उस दौर को जानती थी जब करप्शन चारों तरफ ए से जेड तक के करप्शन आपके यहाँ हो रहे थे, कांग्रेस के तत्वाधान में हो रहे थे। और ये आप तो बिल्कुल हार मान चुके हो और आप तो ये अपीजमेंट की पॉलिसी के बारे में कोशिश करते हो। आज जो प्लेनरी इनका जो फंक्शन हुआ है, सेशन हुआ है 3 दिन का, सिर्फ बीजेपी की अगेंस्ट जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं। इन्होंने कोई भारत के लिए, भारत के उत्थान के लिए कोई एजेंडे नहीं लेकर के आए। ये जिस तरह से बातें करते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो मोदी कहता है कि मेरे तो भारत की जनता कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये प्लेनरी सेशन जो हुआ है उसने पूरा दिखा दिया कि कितनी डेमोक्रेसी कांग्रेस में है। जो ड्रामा इन्होंने किया खड़गे जी को ले आकर के, और राहुल जी और सोनिया जी ने कहा हम नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। तो CWC जो सबसे बड़ी पावर एग्जीक्यूटिव बॉडी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें क्या हुआ? आज तक इलेक्शन होते थे, कहाँ गए इलेक्शन? कह दिया खड़गे जी कहेंगे, जिसको भी वो नॉमिनेट कर देंगे वो हो जाएगा। तो ये मैं मान के चलिए कि 2023 और 2024 के लिए कांग्रेस ने हार मान ली है। और इनके साथ उधर नीतीश जी कह रहे हैं आइए बोलिए तो सही। उधर ममता जी की तरफ से आ गया कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो ममता जी ही है, कांग्रेस का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। तो ये तो हार माने हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि थोड़े लाइमलाइट में रहे, पत्रकार अखबारों में या टीवी पे आते रहे। तो ये बात है जो खड़गे साहब। और चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी फिर? नहीं, कांग्रेस लड़ेगी, बट वो बिल्कुल एक दिहाई तक भी पहुंच जाए तो बहुत गनीमत होगी। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो एजेंडा इन्होंने आज 4-5 लोग, आपके हिसाब से 4-5 लोग जीत जाएंगे? नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 10 तक पहुंच जाए तो मैं मुबारक दे दूं। 9-10 मैं मुबारक दे दूं। ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, देखिए 8-9 लोग बताए हैं, आनंद संवारिया जी ने बड़ा दिल करके बताए हैं और बहुत ही सदाशयता बरती है कि 8-9 बताए हैं। और क्या लगता है कि नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक कांग्रेस के कंधों पे ही जिम्मेदारी डाले बैठे हैं कि विपक्षी एकता और विपक्ष को लामबंद करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, और उधर इस तरह के नारे, ये कब्र खुदेगी और ये सब, क्या लगता है कि दरअसल जो रोड मैप बना रहा है या जो एजेंडा बना रहा है वो प्रासंगिक भाषा का भी इस्तेमाल कर ले और मर्यादा बहुत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको कि वो खुद कांग्रेस को हराने के लिए एजेंडा बना रहे हैं या जिताने के लिए बना रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को जिताने के लिए ये चीजें नहीं हो रही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अब 2024 तक संन्यास लेने वाली है और उनकी सीट
जहां से वो चुनाव लड़ती है वहां से कहीं ना कहीं प्रियंका को लॉन्च किया जा रहा है और प्रियंका के हाथों वो सीट प्राइमरीली दी जाएगी। दूसरी चीज इसमें खास मुझे ये लगता है, जिस तरीके से प्रियंका का आगमन होता है, कोई और नेता उस पूरे अधिवेशन में रोड शो नहीं करता है, प्रियंका करती है। प्रियंका के लिए लाखों टन फूल, गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाया जाता है सड़क पर। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, किस तरीके से प्रियंका का सम्मान हो रहा है, किस तरीके से प्रियंका को मनाया जा रहा है, ये कुल मिला के ये अधिवेशन एक तरीके से प्रियंका गांधी की राजनीति में एक तरह से एक एंट्री के तौर पर देखी जाएगी चुनावी राजनीति में। देखिए, प्रियंका का पूरा भी इतिहास यही रहा है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, माँ के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है या फिर भाई के लिए बनाई है स्ट्रेटेजी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है। और उत्तर प्रदेश का भी काम दिया गया था, वो बात अलग है कि वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन चुनावी तौर पर उनके नाम पर वोट नहीं मिला है। लेकिन 2024 में सोनिया गांधी को पीछे रखकर आगे राहुल गांधी और सोनिया और उनकी बहन को रखा जाएगा, ताकि बेहतर कांग्रेस को एकजुट किया जा सके। और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को केवल एक स्टेम का बनाया गया है, उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं होगी, लेकिन इस पूरे अधिवेशन में आपने देखा किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में एक असीमित पावर दी जा रही है, किस तरीके से उनको बनाया जा रहा है ताकि वो अपने फैसले ले सके, ताकि जो वो चाहते हैं वो सारी चीजें कर पाए। तो एक बात तो क्लियर है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नाम मात्र के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, उनके हाथ में पावर्स होगी। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी टीम का चुनाव कर सकते हैं, अपनी टीम के लोगों को रख सकते हैं, उसके हिसाब से जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरीके से फुल हैंड छोड़ा गया, फ्री हैंड छोड़ा गया, और संदीप दीक्षित इसका विरोध कर रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर वोट होना चाहिए, हर एक चुनाव से पहले लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए। ये अच्छी चीज है कांग्रेस में जो चीज हो रही है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी राजनीतिक पार्टियों के मध्य बची है? बीजेपी में तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी में देखिए 2 लोग चला रहे हैं पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वही अब कांग्रेस में गांधी परिवार के इतर कोई लोग चलाएगा? क्या वो पूरी की पूरी पार्टी को डिक्टेटरशिप की तरह चलाएगा? क्योंकि बीजेपी तो चल रही, तो बीजेपी के जो हम कहते थे ना कि कांग्रेस के अवगुण बीजेपी ले रही है, यहाँ कांग्रेस जो है वो बीजेपी के अवगुणों को लेती हुई दिख रही है। हाँ, अध्यक्ष के पास पावर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय, लेकिन वो निरंकुश नहीं होना चाहिए और वो केवल एक व्यक्ति को लेकर जवाब दे नहीं होनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस के सभी जो काडर है उसके लिए जवाब दे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में डेमोक्रेसी में और पार्टी के बीच डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए एक तरीके से उनके हाथ में पूरी पावर दे दी गई है, उसको थोड़ा साइड करना चाहिए, उस पर थोड़ा कैची चलानी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है जयकरण जी, ये जो नारे हैं कब्र खुदने वाले और ये सब एजेंडा हारने का बनाया जा रहा है, जीतने का बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों में अमर्यादित भाषा स्वीकार्य नहीं है और ये बीजेपी भी अच्छी तरह जान चुकी है, कांग्रेस भी अच्छी तरह जान चुकी है। फिर क्या लग रहा है आपको कि इससे फायदा हो जाएगा? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित में, देश के लोगों के हित में काम करती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह काम नहीं करती। हम दो हमारे दो के लिए काम नहीं करती, उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करती, देश की संस्थानों को बेच कर सरकार चलाने का काम नहीं करती। कांग्रेस वह पार्टी है जिसने अपने खून पसीने से इस देश को सजाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। ठीक है, मैं जयकरण जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जयकरण जी, एजेंडा हराने वाला है या जिताने वाला है? जयकरण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं, आवाज आपकी मिल रही थी। थोड़ा से मैं आपके प्रश्न को
ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं देर से जुड़ा। दोबारा अगर जो हो जाता भाई, कांग्रेस एजेंडा बना रही है, कब्र खोदने वाले नारे कब्र वाले वोटों के लिए आप कर रहे हैं या ऐसे ही हराने के लिए? क्योंकि जो अमर्यादित भाषा है वो स्वीकार्य नहीं है जनता में कहीं भी। नहीं, ये बताइए, नहीं, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि अमर्यादित भाषा, अमर्यादित रक्षा सुरक्षा कानून, अमर्यादित सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, ये कांग्रेस कर रही है क्या? ये तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस बाबा बुलडोजर के नाम से हमारे माननीय योगी जी प्रसिद्ध थे, उन्हीं का बाबा का बुलडोजर आज मां बेटी को जिंदा जला देने का काम कर रहा है। माननीय मोदी जी देश में डंका पीटते हैं, उनके लोग डंका पीटते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। कैसा विश्वगुरु बनने जा रहे हैं? कौन सा विश्वगुरु बनने जा रहे हैं? एक तरफ वो बताने का चाहते हैं कि हम इस देश को चढ़ान पर लेकर जा रहे हैं, ऊंचाई पर लेना जाना चाहते हैं। एक तरफ वो सदन में कहने का काम करते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं, तब उनको पेट में अन्न जाता है। तो कौन सी इसकी बात मान ली जाए? उस मोदी जी की बात मान ली जाए कि जो हमारे देश के संस्थाओं को बेच देना चाहते हैं, बेच रहे हैं। उन मोदी जी को हम बड़ाई करने का काम करें या उनकी अच्छाई बताने का काम करें, जिनके द्वारा अपने मित्र को इतना आशीर्वाद देने का काम किया कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या हाल होने जा रही है, जनता के पैसे का क्या हाल होने जा रहा है, हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं, देश की जनता असमंजस में बैठी हुई है। उस मोदी जी को हम कौन सी शाबाशी दें जिन्होंने कभी जनता के बारे में सोचने का काम ही नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ सफर करके काम किया, देश विदेश में जा करके ये सोचने का काम किया कि हमारी संस्थाएं बिकेगी कैसे। इन्होंने कभी उसको बनाने का काम नहीं किया। ये इन्वेस्टर समिट करते हैं, तरह तरह के लोगों को बुलाने का काम करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना कामयाब होता है, इसको भी उनको एक पत्र के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहिए। आनंद संवरिया जी, आपने कुमार श्रीकांत के आरोप भी सुन लिए होंगे और जयकरण वर्मा जी के आरोप भी सुन लिए होंगे। सर जी, मैं जसकरण जी की हताशा को सुन रहा था और इनके श्रीकांत जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के अवगुण है वो कांग्रेस धारण कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, उस बात को जसकरण जी की हताशा देख रहा हूँ। जैसे खड़गे जी ने कहा कि हम रोते रोते बैठ नहीं सकते, अब हम खड़े होएंगे। और वो अधिवेशन के बीच पर जो कि प्लेनरी सेशन है, किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होता है, उसमें पूरे राष्ट्र के बारे में बातचीत की जाती है। लेकिन आपने देखा और सारी दुनिया, सारे भारतवर्ष की जनता ने देखा कि पूरे प्लेनरी सेशन में सिर्फ कब्र खोदने तक की बातें हुई हैं। अब ये बात अभी जसकरण जी बोलने लगे थे, हम दो हमारे दो, तो जसकरण जी आपके तो दो ही हैं। एक को तो 20 साल हो गए पार्लियामेंट में आते हुए, अभी तक भारतवर्ष का पता नहीं चला कि भारतवर्ष क्या है। राहुल गांधी जी 20 साल पार्लियामेंट में रह गए कभी, और उनको ये नहीं पता। और ये जो प्लेनरी सेशन आपने किया है, देखिए श्रीकांत जी ने ठीक उसका एनालाइज किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका जी को वोट करने, प्रियंका जी को दिखाने के लिए आप प्लेनरी सेशन कर रहे हैं। तो आपके, मैं मानता हूँ आपके दो ही हैं, लेकिन वो दो नहीं, वो श्रीकांत जी ने तो भाई ये भी कहा ना कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? उस पे डिबेट कर लेंगे ना। ये तो किसी का भी रायता फैला देते हैं श्रीकांत जी, तो ऐसा नहीं है कि एक का, ये तो कहीं भी इधर भी इधर। वो एनालिस्ट हैं, उसमें कोई दो राय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस हार, अब यूपी की बात कर रहे थे जसकरण जी, जहाँ के प्रियंका जी वाज द जनरल सेक्रेटरी, और पूरा उनको श्रीकांत जी कह रहे थे कि पूरी ताकत दे दी है खड़गे जी को कि जो मर्जी में करो, क्योंकि ताकत इसलिए दे दी कि ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपका। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद संवरिया जी। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जसकरण जी यूपी की बात कर रहे थे। यूपी के जहां प्रियंका गांधी जी को फुल इंचार्ज बना के रखा था, तो और अभी श्रीकांत जी ने कहा कि अच्छी बात है, खड़गे साहब को पूरी की पूरी पावर दे दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें पावर दिया कि जिसको भी नॉमिनेट करोगे आप करोगे, इलेक्शन की कोई बात ही नहीं होनी है। क्योंकि 2024 में इनको दिख रहा है कि एक दहाई तक भी नहीं छू पाएंगे, तो फिर किसको कहेंगे कि खड़गे जी को सारी पावर दे दी थी हमने, तो क्योंकि सोनिया गांधी जी तो रिटायर हो जाएंगी। और श्रीकांत जी ने सही एनालाइज किया है कि वो प्रियंका जी के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे, और प्रियंका जी को वहां से खड़ी करने के लिए, वहां से उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये अधिवेशन हुआ है। और इस अधिवेशन में भारतवर्ष के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ अपीजमेंट की बात, या तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जहर उगलने के सिवाय कुछ नहीं कहा। वो पोएम कहते रहे, नजर नहीं है नजारों के लिए। अरे तुम्हारे पैरों के नीचे तो जमीन ही नहीं है, और आपको यकीन ही नहीं हो रहा है। तो जसकरण जी, शायद जसकरण जी चले गए हैं, वो सुन नहीं रहे। आप कहाँ भेज रहे हैं भाई? नहीं, किसी को आने ही नहीं दे रहे, सबको भेज मुझे रहे हैं। मुझे दिख नहीं रहे थे, मुझे दिख नहीं रहे थे जसकरण जी। जसकरण जी आपके दो जो हैं वो दोनों, एक तो फेल हो चुका, दूसरे को कोशिश करके, एक ने तो पूरा 300 करोड़ रुपया खर्च करके, आज मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, वो 300 करोड़ रुपया कहाँ से आया था, वो मैं राजीव गांधी फाउंडेशन की सब्सिडरी, और उसके ऊपर ये जॉर्ज हाथोले, ये चीजें बातें हैं कि आपके प्रेसिडेंट तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हार मान चुके हैं। कहते हैं हम रोते रोते बैठेंगे नहीं, हाँ लड़ेंगे, और अपने सर पे सारे दोष लेके, ताकि 2024 में इसको जब हम दूरबीन से देखेंगे, कांग्रेस को दूरबीन से देखेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी खड़गे साहब के ऊपर आएगी। ये बात है, इस तरह से जिम्मेवारी उनको दे रहे हैं। तो सारी सीडब्ल्यूसी को वही नॉमिनेट करेंगे। ठीक है श्रीकांत जी। आनंद जी कह रहे हैं दूरबीन से देखेंगे कांग्रेस को, और नीतीश कुमार और शरद पवार कह रहे हैं कि जिम्मेदारी विपक्ष को एकीकृत करने की कांग्रेस को उठानी चाहिए। तो इन सब के बीच में कांग्रेस आपको कहां दिख रही है? बीच मझधार में है, और ना खेवैया है, ना अब चप्पू चलाने वाला है, ना सवारी है। कांग्रेस बीच मझधार में, लेकिन कांग्रेस के पास एक अच्छी चीज पता है क्या है, कि इतना नीचे जा चुकी है, इतना नीचे जा चुकी है कि इससे नीचे जाने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। यानी कि अब जो कुछ भी होगा 2024 में वो गेनिंग होगी, इससे ज्यादा तो लॉस नहीं हो सकता कांग्रेस। नहीं ये कह रहे हैं, आनंद जी कह रहे हैं कि 8-9 सीटें ही आएंगी, ये तो और नीचे ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि संवरिया साहब ने कब से ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। पॉलिटिकल आदमी बहुत बड़ा ज्योतिषी होता है, लेकिन हमने एक ज्योतिषी खो दिया, उसका नाम था रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, और रामविलास पासवान क्लियर कट बता देते थे कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है और किस पार्टी का दामन पकड़ लेना चाहिए। सांवरिया जी, मुझे लगता है कि उसमें आप रामविलास पासवान बनने में आपको भी समय लगेगा। बहरहाल, लेकिन दूसरी चीज, 9-10 सीटें तो कांग्रेस ही नहीं आ रही, उससे ज्यादा ही आएंगी, दो राय। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में पूरी पावर देने के बाद अगर कांग्रेस सुनबटे सन्नाटा वही रही, या उसी जगह पहुंच रही है जहां पर वो पिछले 2019 के चुनाव में थी, तो कम से कम ये कहने के लिए कांग्रेस के पास रहेगा कि देखिए, लोगों के प्रेशर में कांग्रेस की भलाई के लिए हमने एक अध्यक्ष चुना, जिस अध्यक्ष के बहाने या फिर उसके कंधों पर चढ़कर हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा। लेकिन ढाक के 3 बात अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, और लगातार कांग्रेस पराजय को प्राप्त कर रही है, तो अब राहुल गांधी ही इसे बचा सकते, क्योंकि राहुल गांधी कम से कम कांग्रेस को बांध तो सकते। देखिए, कांग्रेस खुश ऊहापोह की स्थिति में है, और एक तक बलून ट्राई नहीं होता है, बलून ट्रायल यानी कि बलून छोड़ दिया जाता है देखने के लिए कि इसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो कांग्रेस उस तरीके से बलून ट्रायल कर रही है, बलून उड़ता हुआ छोड़ दे रही है,
देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होगा। दूसरी चीज, खड़गे को भी पता है कि मेरे हाथ में कितनी भी शक्तियां हैं, लेकिन रिमोट मेरे हाथ का किसी के पास है, और उनकी अगर अनुशंसा के बिना अगर मैं किसी और व्यक्ति को दूं या उनको नाराज करके मैं कोई पद किसी व्यक्ति को देता हूं, किसी प्रकार की कमेटी का गठन करता हूं, तो वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और पार्टी के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। खड़गे इस बात को बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज, जिस बात पर मैं फर्स्ट हाफ पर नहीं कह पाया, मुझे लगता है कि जब हम अपना काम आउटसोर्स कर लेते हैं तो वो काम बहुत बुरे काम में आता है। यानी कि ये जो ठेका सिस्टम है ना, ठेका सिस्टम, वो मूलतः कार्य को बाधित करता है। जब से कांग्रेस ने अपने कामों को आउटसोर्स किया है और कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल चीजों को कम्युनिज्म और कुछ लेफ्टिस्ट इन लोगों को जब से आउटसोर्स किया है, कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसे तमाम अनगनत भारत मतलब ये इंशाअल्लाह और तमाम ये जो बातें हैं ये आती। मुझे लगता है कि कोई भी सेकुलर आदमी या जिसके अंदर देश के बारे में जो बेहतर सोचता हो, और आजकल तो बीजेपी तो इस बात को लेकर क्लियर है कि या तो आप हिंदुत्व के साथ है या हिंदुत्व के विरोध में है। तो ऐसे व्यक्ति अगर ये इंशाअल्लाह टाइप प्रोग्राम देखेंगे तो उनको लगेगा वो हज कमेटी में आए हैं, वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, उनको लगेगा कि वो किसी जुलूस में आए हैं, किसी क्रूज में आए हैं। अरे पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें इंशाअल्लाह और तमाम नाराए तकदीर अल्लाह, मतलब ऐसे जो नारे लग रहे हैं इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गलत इम्पैक्ट और इफेक्ट मुझे लगता है कि कांग्रेस को आगे आके देखने पड़ेंगे और ये ठीक नहीं है। पार्टी जयकरण जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जयकरण जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कांग्रेस लाइन पर नहीं है। आनंद संवरिया जी, क्या लगता है कि जो तमाम बातें हैं, विपक्ष का एकजुट नहीं होना, कांग्रेस पर हमेशा गलत ट्रैक पर रहना, गलत बातें करना, आपके लिए यही फ़ायदा है कि अब विपक्ष एक होने वाला नहीं है? ऐसे में कहीं ना कहीं जब देखेंगे लोग तो आप ही को देखेंगे, तो आपके लिए यही एक फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो नहीं चंद्रशेखर जी, मैं अभी श्रीकांत जी को सुन रहा था और वो कह रहे थे मैं पासवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं श्रीकांत जी, मैं पासवान नहीं बनने की कोशिश और ना मैं बनने की कोशिश करूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक से बैठा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हालात हुए, जिस तरह से अब पार्लियामेंट में कांग्रेस की हालात है, और आपने सही कहा जो अब हालात है उससे नीचे और नहीं जा सकते। मैं इसलिए और नीचे जाने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए कांग्रेस की दुर्दशा कि लोकसभा में एलओपी नहीं है इनका। क्या बुरी हालत है उस राष्ट्रीय पार्टी की जो 138 साल पुरानी पार्टी है, जिसका 85th प्लेनरी सेशन हुआ है, और प्लेनरी सेशन किसी भी नेशनल पार्टी का देश के बारे में बातचीत करने के लिए हुआ है। पर यहाँ तो अल्लाह अकबर, वो जो नारे अब मैं नहीं बताऊंगा उनको बताने के लिए, श्रीकांत जी ने बताया जिस तरह से, तो वो एक अपीजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार इनको केरला में काफी सीट आ गई थी, मैं इनकी सीट घटाने की क्यों भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अब की बार इनको केरला में भी ऑलमोस्ट शून्य के करीबन इनको सीट मिलने वाली है। तो ये सब मिला करके, पूरा जोड़ करके, और जो हमें खड़गे साहब कह रहे हैं हम रोते रोते बैठ नहीं सकते, हम तो अब लड़ाई करेंगे। तो लड़ाई तो करिए, क्योंकि आप नेशनल पार्टी है, इलेक्शन तो लड़ना ही है। और पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी होके बार बार कांग्रेस को कह रही है अरे आओ हमारे साथ आइए, बट कांग्रेस करेगी क्या? जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सीट है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी क्लेम करते हैं अपना प्रधानमंत्री बनाने के, उससे भी कम आ जाएंगी। तो ये कारण है कि खड़गे साहब को बार बार इन्विटेशन, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जैसे कि सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिल पाएंगी। वो दिवा सपन देख रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को नेता समझती है सारी पॉलिटिकल पार्टी की। उधर से दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके भतीजे ने कह दिया अगर कोई कैंडिडेट है तो वो दीदी जी है। तो ये कहने का मतलब जो कैलकुलेशन जनता
और जो बिहेवियर इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, कितना जहर उगल रही है कि प्राइम मिनिस्टर को वो कहती है कि मोदी की कब्र खोद रहे हैं। ये चीजें जो है भारतीय जनता जो है पूरी तरह से देख रही है और वो मन बना चुकी है कि कांग्रेस को अब की बार सचमुच से ही दूरबीन से देखने की हालात होने वाली है 2024 में। और उसका ट्रेलर 2023 में, ये जो 9 स्टेट्स में 10 स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट अभी आ जाएंगे, वो आने वाले समय के बारे में बता देंगे। और फिर मैं श्रीकांत जी से कहूंगा कि श्रीकांत जी, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, जो मैंने जनता में देखा है तो उसी मुताबिक से मैंने कहा कि कांग्रेस जिस स्तर पे आज बैठी है, जो एलओपी तक भी नहीं बना पाई, वो उससे भी नीचे जाएगी। इनका रवैया ऐसे ही रहेगा। श्रीकांत जी, राहुल गांधी ने तो टीएमसी को कह दिया ये बीजेपी की भी पार्टी है, विपक्ष एक होगा कैसे? श्रीकांत जी आवाज आ रही है आपको? हेलो श्रीकांत जी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। श्रीकांत जी, मेरे को सेल्फी स्टिक है सर, इसी से करना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने कह दिया ये बीजेपी की बी टीम है, कैसे एक होगा विपक्ष? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी को देखिए या तमाम विपक्षी दलों को देखिए, कहते हैं कि सब आधी चावल का जो टुकड़ा होता है ना, आधे टुकड़े की खिचड़ी सब बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी एक साथ खड़ा होकर, दूसरी चीज ये है कि कोई भी, आपको टीएमसी देख लीजिए, साउथ के दलित देख लीजिए, छत्रप देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, एनसीपी देख लीजिए, कोई भी कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर खड़ा होकर कांग्रेस को अपना सर्वे सर्वा मानकर चुनाव नहीं लड़ने वाला। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि वो दिन लद गए, कांग्रेस की वर्चस्वता के दिन लद गए। आप देखिए इस संसद में भी जब कांग्रेस कहती है, जेपीसी की मांग करती है, तो आम आदमी पार्टी उस मांग से अलग कर लेती है खुद को। आप देखिए कि साउथ की पार्टी उस मांग से अपने आप को अलग कर लेती है। यानी कि कांग्रेस को सर्वोच्च सत्ता मानने वाले लोग अब नहीं रहे और कांग्रेस के अंदर अभी नहीं। कांग्रेस जब तक खुद को अब साबित नहीं करेगी, कांग्रेस आकर एक बड़े ह्यूज तकरीबन 100 सीटों के ऊपर जब तक कांग्रेस नहीं जाती है, जीतने के बाद वो कोई भी पार्टी उसके अंदर नहीं आने वाली। अब कांग्रेस के हिसाब से विपक्ष नहीं चलने वाला। विपक्ष चाहता कि कांग्रेस हमारे हिसाब से चले, और ये होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं समय समाप्त हो रहा है। श्रीकांत जी, आनंद संवारिया जी, जयकरण वर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं विपक्ष है वो एकीकृत नहीं हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का एजेंडा कैसे पास होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनवी न्यूज।